तो अब हम दोस्तों आगे देखेंगे एमपीसी के बारे में। इकोनॉमिक्स में अब तक हम क्या कर चुके हैं, एक तो आरबीआई के बारे में कर चुके हैं, फिर आरबीआई की जो रेपो रेट, बैंक रेट, ये सब होती है उनके बारे में देख चुके हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे एमपीसी यानी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, मौद्रिक नीति समिति। ठीक है, मौद्रिक नीति समिति। जैसा कि इधर मैंने लिखा है 2016, यानी 2016 में इस मौद्रिक नीति समिति का प्रारंभ किया गया ना। मौद्रिक नीति समिति, ये जो एमपीसी है, अपन शॉर्ट में एमपीसी बोलेंगे ना, एमपीसी पुरानी नहीं है। तो एमपीसी ध्यान रखना कि शुरुआत कब हुई, तो 2016 से हुई है, रिसेंट ही है, 8-10 साल हुए। ठीक है, फिर बनाई, लेकिन क्यों बनाई, तो मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए एमपीसी का निर्माण किया गया, एमपीसी का गठन किया गया। ठीक है, तो एमपीसी का गठन किया गया मुद्रास्फीति के लिए, लेकिन मुद्रास्फीति का कुछ टारगेट तो होगा। तो ये अपन देखते हैं कि 4 ± 2, यानी कि 2 ज्यादा या 2 कम, यानी कि 2 to 6, 2 से 6%। 4 ± 2 का मतलब क्या होगा, 2 से 6% के बीच में रहनी चाहिए मुद्रास्फीति, है ना, मुद्रास्फीति। फिर आगे देखो जैसे कि हाँ, एमपीसी का गठन 2016 में हुआ, बिल्कुल सही बात है, लेकिन 2016 से पहले क्या था। 2016 में आई एमपीसी, तो उससे पहले भी तो कुछ ना कुछ होगा। आरबीआई उससे पहले भी तो मौद्रिक नीति के लिए, मुद्रास्फीति के लिए कुछ ना कुछ तो करती होगी। तो वो सब कौन डिसीजन लेता था, तो वो सब डिसीजन लेते थे गवर्नर, है ना, ये लिखा हुआ है ना पहले। गवर्नर के पास एक टेक्निकल टीम होती थी, या टेक्निकल एडवाइजरी टीम बोल दो, सहायक टीम होती है। ठीक है, गवर्नर उस टीम की सहायता से उसकी एडवाइस लेता और फिर डिसाइड करता था सीधे ही। अब क्या हो गया, 2016 के बाद में पूरी कमेटी बना दी एमपीसी। ठीक है, एमपीसी ही उस पर डिसाइड करती है, सारे सदस्यों से सहमति ली जाती है एमपीसी में, नॉर्मल वोटिंग की तरह। ठीक है, तो जैसे नीतिगत ब्याज दर, एमपीसी में, एमपीसी का निर्माण ही क्यों हुआ, कि मौद्रिक नीति के लिए। मौद्रिक नीति के लिए अपन देखते हैं कि सबसे अहम होता है ब्याज दर को तय करना। जैसे रेपो रेट, बैंक रेट, ये सब ब्याज दर ही तो है, ऊपर नीचे हो रही है। रिवर्स रेपो रेट, एचडीएफ, एमएसएफ, ये सारी की सारी ब्याज दरें हैं। इनको ही कंट्रोल करना होता है, बढ़ाना है, घटाना है, किसको कितना रखना है, ये सारे डिसीजन तो लेने होंगे। तो ये जो नीतिगत ब्याज दर है, कल हमने पढ़ा था कि रेपो रेट को ही नीतिगत ब्याज दर या पॉलिसी रेट, है ना, पॉलिसी रेट, किसको बोलते हैं, रेपो को, REPO, रेपो को बोलते हैं पॉलिसी रेट। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, रेपो रेट ही होती है पॉलिसी रेट, लेकिन वो डिसाइड कौन करता है, अब डिसाइड करता है एमपीसी, और पहले डिसाइड करता था आरबीआई का गवर्नर, टेक्निकल टीम या एडवाइजरी टीम की जो एडवाइस है उस पे। ठीक है, फिर अपन देखते हैं संरचना, इसकी संरचना क्या है, कैसे क्या है। तो संरचना है, 6 सदस्य होते हैं इसमें टोटल, 6 मेंबर्स, 3 आरबीआई से और 3 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, यानी भारत सरकार द्वारा, है ना। 3 सरकार के, 3 आरबीआई के। तो आरबीआई के 3 कैसे, कौन कौन है आरबीआई के 3 सदस्यों में। एक तो हो गया गवर्नर, जो कि सदस्य होता है, लेकिन साथ ही साथ में अध्यक्ष होता है, क्योंकि गवर्नर सबसे ऊपर होगा, गवर्नर ही होगा अध्यक्ष। ठीक है, फिर होता है डेप्यूटी गवर्नर। ठीक है, डेप्यूटी गवर्नर होता है, वो इस मौद्रिक नीति का प्रभारी होता है ना, इंचार्ज। जो एमपीसी होती है उसका इंचार्ज कौन होता है, तो ये डेप्यूटी गवर्नर। ठीक है, और थर्ड आदमी होता है नॉमिनेटेड बाय आरबीआई, किसी एक को आरबीआई नॉमिनेट करेगी तीसरे मेंबर के लिए। दो तो फिक्स है, ये दो तो हो गए, एक तरह से वो पद है एक्स ऑफिशियो, है ना, इन पद पे रहते हुए इनको डायरेक्ट कमेटी का मेंबर मान लिया जाएगा। जैसे होता है ना राज्यसभा में उपराष्ट्रपति एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है, उसी तरह ये एमपीसी में गवर्नर एक्स ऑफिशियो होता है, चेयरमैन इसका।
और डेप्यूटी गवर्नर इसका प्रभारी होता है ना, प्रभारी, इंचार्ज, ठीक है। और गवर्नमेंट वाले में देखोगे तो उसमें तीन, कोई भी सदस्य को गवर्नमेंट उसको नियुक्त कर सकती है, और नियुक्त कितने सालों के लिए करेगी, टाइम पीरियड देखोगे, टेनर देखोगे तो 4 इयर्स का उनका टेनर है, ठीक है। और नो रीअपॉइंटमेंट, जैसे मैंने लिखा ना, ये एपीटी मतलब अपॉइंटमेंट है ना, नियुक्त, गवर्नमेंट नियुक्त करती है 4 साल के लिए, और नो रीअपॉइंटमेंट, वापस पुनः अपॉइंट होने के लिए या पुनः नियुक्ति प्रतिबंधित है इधर, है ना, नो रीअपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट वापस नहीं हो सकता। इधर क्या है ना कि सांसद, विधायक, सिविल सेवक या लोक सेवक, ये लोग इनएलिजिबल है ना, अयोग्य। इनएलिजिबल टू एमपीसी लिख देते हैं ना, एमपीसी के मेंबर के लिए ये इनएलिजिबल होता है, सांसद, विधायक या लोक सेवक, इस तरह से गवर्नमेंट के जो ऑफिसर होते हैं तो उनको, इनको यहाँ पे अपॉइंट नहीं कर सकती गवर्नमेंट, अलग से कोई विशेषज्ञ या कहीं लेके आएगी, ठीक है। ये हो गया, एमपीसी हो गई। अब एमसी एमपीसी लेके आ गए। अब क्या होता है कि एमपीसी को डिसाइड भी, टारगेट भी दे दिया, 4+-2, आपको 2 से 6 के बीच में, यानी 2 to 6 के बीच में आपको ये मुद्रास्फीति रखनी है, इन्फ्लेशन 2 to 6 के बीच में रखना है। लेकिन अगर नहीं रहा तो, 1 महीने रहा तो, 10 दिन रहा तो, इसका कुछ टाइम पीरियड तो होता है ना, कि ऐसे ही थोड़ी 2 to 6% रखना है, लेकिन इससे ऊपर चला गया तो, कभी अचानक 7%, अभी जब क्या हुआ था ना, यहाँ पेट्रोल, क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ गई थी, और रशिया यूक्रेन में युद्ध चल रहा था उस टाइम, युद्ध अभी भी चल रहा है, लेकिन जब शुरुआत में था तो सारी प्राइसेस अप चल रही थी, है ना, मौद्रिक मुद्रास्फीति बहुत ही ज़्यादा चल रही थी भारत में, तो उस टाइम टेम्परली तो 6% से ऊपर भी चला गया था ना इन्फ्लेशन, अमेरिका में तो अभी भी ऊपर ही है। तो इन्फ्लेशन ऊपर चला गया तो उसके लिए कुछ कंडीशन होती है कि यूं नहीं, 10 दिन चला गया तो आप एमपीसी को बोलने लग जाओ कि आप क्या कर रहे हो, वो बात नहीं, वो जवाबदेही 3 महीने की डिसाइड होती है, मिनिमम 3 महीने, लगातार 3 महीने तक अगर टारगेट इन्फ्लेशन रेट ऊपर नीचे होती है तो फिर एमपीसी पे जवाबदेही है कि एमपीसी को जवाब देना पड़ेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, क्या क्यों हुआ है, कारण स्पष्टीकरण, है ना, अपना स्पष्टीकरण देना पड़ेगा। ये 3 माह का ध्यान रखना, है ना, वो भी क्या है, लगातार टारगेट इन्फ्लेशन। 2 से नीचे चली गई तो भी देना पड़ेगा, वैसे जानी नहीं है 2 से नीचे तो, लेकिन 6 के ऊपर चली गई तो भी उनको लगातार 3 महीने, है ना, लगातार 3 माह तक अगर यही कंडीशन रही तो एमपीसी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को स्पष्टीकरण देना होगा क्यों हुआ है, और पॉसिबिलिटी, उसके कदम उसने क्या उठाए वो, ठीक है। तो ये होगी एमपीसी के बारे में मुख्य मुख्य बात है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ठीक है, एमपीसी। अब हम देखते हैं, जैसे ये मनी 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 वर्ड तो आता है ना, लेकिन मनी के लिए जो M1 M2 M0 ये सब आती है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है, तो हम लोग ये भी देखना पड़ेगा ये होता क्या है। तो मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई, ठीक है, मनी सप्लाई यानी मुद्रा जो आपूर्ति है, मुद्रा आपूर्ति को अलग अलग नामों से कैसे जानते हैं, मुद्रा आपूर्ति के क्या क्या होंगे अलग अलग नाम। सबसे पहले देखेंगे M0, 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 M0 को रिजर्व मनी भी बोलते हैं ना, या फिर संचित, संचित मुद्रा, कौन हो गई, M0, मतलब एक तरह से रिजर्व में रख रखी, इशूड करेंसी। और आरबीआई, आरबीआई के पास अगर बैंक्स के डिपॉजिट है या कोई अदर डिपॉजिट पड़े हैं
वो एक तरह की रिजर्व ही पड़ी है, आरबीआई के पास पड़ी है या रिजर्व ही है भाई, ठीक है। इशूड करेंसी हो गई एक तो, और आरबीआई के पास जो डिपॉजिट्स पड़ी है वो सारे, उसको M0 बोलेंगे, तो रिजर्व मनी, ठीक है। इशूड करेंसी जो करेंसी इशू की है, प्लस आरबीआई के खुद के पास पड़ी है, आरबीआई ने जो नोट इशू कर दिए वो तो है ही है। आरबीआई के पास बैंकों के डिपॉजिट पड़े या अदर डिपॉजिट, बैंक के अलावा भी तो आरबीआई डिपॉजिट रखती है ना गवर्नमेंट के, और भी, तो वो सारे होंगे, उनको बोलेंगे M0 या रिजर्व मनी, ठीक है। M0 ये ध्यान रखना। M0 मतलब जीरो से शून्य मत देख लेना कभी, बिल्कुल ही नहीं। M0 मतलब रिजर्व। हाँ, M1 ये होती है स्टार्ट, M1 काउंटिंग तो अभी स्टार्ट हो रही है ना M1 से, जो जनता के पास है, ठीक है। M1 देखो, M1 क्या हो जाएगी, जो पब्लिक के पास रोकड़ है, ठीक है। रोकड़ ध्यान रखना, दूसरा कुछ नहीं। पब्लिक के हाथ में जो कैश है वो सारा, वो है पहला पॉइंट। पब्लिक अपने पास जो कैश रखेगी वो इधर आ जाएगी। उसके अलावा और क्या आएगा इसमें, तो पब्लिक कैश नहीं रखे, बैंक में जमा भी तो रखती है। तो बैंक में जमा कौन सी, जैसे जमा दो तरह की होती है ना, जमा है ना, दो तरह की होती है जमा, दो तरह की होती है। एक तो मांग, यानी कि डिपॉजिट्स दो तरह की होती है, डिपॉजिट्स दो तरह की, एक तो मांग यानी डिमांड डिपॉजिट, और एक होती है समय या सावधि, सावधि जमा, उसको क्या बोलेंगे, टाइम, टाइम, ये ध्यान रखना। मांग जमा क्या होता है, तो मांग जमा में जिसकी डिपॉजिट कर रखी है, जिसकी खुद की मनी है, उसने बैंक में आके जमा करवा रखी है, तो बैंक से जब भी मांगेगा उसको हैंड टू हैंड वापस हाथों हाथ मिल जाएगी, है ना, हैंड टू हैंड इमीडिएट उसको जब पेमेंट कर दिया जाता है तो उसको बोलेंगे मांग डिपॉजिट। यानी जब भी मांग की जाएगी, जब भी डिमांड की जाएगी, उस टाइम मनी को लौटा दिया जाएगा, तो वो हो गई मांग, ये डिमांड डिपॉजिट या मांग जमा। कुछ समय के लिए सावधि, फिक्स कर दिया, स अवधि यानी अवधि सहित, जमा तो है आपकी, लेकिन आपको उस पे एक अवधि लगा दी, टाइम पीरियड लगा दिया, जैसे एफडी वगैरह होती है ना, तो उन पे क्या होता है, टाइम डिपॉजिट बोलते हैं उनको, क्योंकि उन पे समय होता है, साल 2 साल 3 साल, फिक्स उस टाइम के लिए साथ में होती, तो वो भी जमा ही है, एक तरह की सेविंग्स ही है, लोग उन्होंने जमा करवा रखी है। लेकिन उसके साथ में एक कंडीशन क्या होती है, टाइम की, सावधि मतलब स अवधि, टाइम, इंग्लिश में तो सीधा लिखा हुआ ना टाइम, बस डिमांड की जगह टाइम हो गया कि समय के बाद में देंगे आपको, वो वाली होगी टाइम डिपॉजिट, ठीक है। तो अभी क्या है, मांग के बाद जो ये मांग जमा है ना, डिमांड डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट कैश के जैसी काउंट की जाती है, डिमांड डिपॉजिट को एक तरह से, मतलब कैश इक्विवेलेंट बोला जाता है, कैश सदृश्य कैश, यानी कैश जैसा ही है ये, कौन, डिमांड डिपॉजिट, क्यों, क्योंकि ये तो एक तरह से हाथ में तो पैसा है, और आज के टाइम में यूपीआई के जब डिजिटल इंडिया कैंप यूपीआई चल रहा है, तो उसमें तो कैश से तो उल्टा यूपीआई उल्टा और आसान हो गया ना, कहीं भी जाओ स्कैन करो, छुट्टे वाली प्रॉब्लम भी नहीं है, तो एक तरह का कैश ही है ये भी। जो डिमांड डिपॉजिट है उसको कैश ही माना जाता है, इसलिए M1 में डिमांड डिपॉजिट को भी काउंट किया जाता है। डिमांड डिपॉजिट, ना मांग जमा, जनता के पास जो रोकड़ है प्लस मांग जमा। अब ये मांग जमा में भी ऐसे नहीं है कि क्योंकि पोस्ट ऑफिस में भी होती है मांग जमा एक तरह की, सिर्फ बैंकों के पास, बैंक के पास अगर मांग जमा है तो ही इधर आएगी, वो भी किसकी, बैंकों के पास। अब आपके मन में आएगा कि भाई डिमांड डिपॉजिट बैंक के पास है बचत खाते में जमा, या फिर इसमें पोस्ट ऑफिस में, एक ही तो बात हुई, तो फिर पोस्ट ऑफिस वाले को अलग क्यों लिया जाता है। देखो पोस्ट ऑफिस में अगर आपका अकाउंट है तो आपको उसका प्रोसेस पता होगा, आप हैंड टू हैंड उसको कैश के जैसे यूज नहीं कर सकते, उसको थोड़ा टाइम लगता है उसमें ना। बैंक वाला बचत और जो पोस्ट ऑफिस वाला बचत खाता है, उसमें दोनों में डिफरेंस है, उसमें टाइम लगता है, इसलिए उसको थोड़ा डिलेड कैश है, नहीं नहीं कैश के जैसा नहीं है, लेकिन
है ना। कैश कैश ही है, वो जमा ही है, लेकिन हैंड टू हैंड नहीं मिलेगा। कैश कैसे होता है, हाथों हाथ आप यूज कर सकते हो, उस टाइप वो नहीं है, इसलिए उसको यहाँ पे नहीं लिया गया है। M1 क्या होता है, सबसे इजी कैश, सबसे पहला स्टेप है इजी, हैंड टू हैंड, जिसकी जितनी जल्दी से जिसको खर्च किया जा सकता है, जो यूज में आने योग्य होगी, वो हो जाएगी M1। इसलिए इसको है ना नैरो मनी भी बोलते हैं ना, नैरो, नैरो, या फिर संकीर्ण। हिंदी में बोलेंगे संकीर्ण और अंग्रेजी में बोलेंगे नैरो, नैरो मनी या संकीर्ण मुद्रा। ठीक है, ये हो गई M1। फिर आता है M2। M2 में क्या हो जाएगा, M1 तो है जो है, M1 तो है ही है, क्योंकि सबसे संकीर्ण मुद्रा नैरो मनी है, तो ये हर जगह आएगी, ये ध्यान रखना। तो M1 प्लस, हमने क्या किया था, डाकघर की बचत को थोड़ा बोला ना भाई, डाकघर डाकघर से बचत अकाउंट है अगर आपका, तो उससे पैसा निकालना थोड़ा सा मुश्किल है, तो इसलिए उसको एक स्टेप बाद में M2 में रख दिया ना। ये एक तरह से लिक्विडिटी वाला है। M1 की लिक्विडिटी सबसे ज्यादा है, सबसे इजी है, और इनकी लिक्विडिटी थोड़ी सी डिलेड है, मतलब कम है, कम लिक्विड है ये असेट्स, है ना। लिक्विड का मतलब क्या होता है, कोई भी असेट जिसको, या कोई भी संपत्ति है, कोई भी पत्र है, कोई भी किसी तरह का चेक है, कुछ भी हो, उसको आप कैश में कन्वर्ट कितने टाइम में करवा सकते हो, उसको बोलते हैं लिक्विडिटी। कैश में कन्वर्ट कराने में जितना टाइम लगता है, उसको बोलते हैं लिक्विडिटी। अब कैश तो खुद ही कैश है, तो वो सबसे लिक्विड हो गया, और उसके साथ में ये बैंकों का बचत है ना, बैंक बचत खाता, ये भी सबसे लिक्विड ही है। अब पोस्ट ऑफिस का थोड़ा सा उसमें डिलेड होता है, इसलिए उसको थोड़ा कम लिक्विड बोला जाता है, इसलिए M2 में रख दिया उसको, है ना। M2 में क्या है, M1 प्लस डाकघरों में जो बचत खातों खातों में जो जमा होती है, वो बचत जमा वो, ठीक है। तो M1 M2 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान रखना। M1 और M3 याद रखना मुख्य तत्व। M3 क्या है, M3 को ब्रॉड मनी भी बोला जाता है, व्यापक मुद्रा, ठीक है। M3, M3 इसको बोलेंगे व्यापक मुद्रा, या इसको ब्रॉड मनी भी बोला जाता है ना, ब्रॉड मनी भी बोला जाता है। इसमें वापस वही M1, M2 बीच में नहीं आएगा, ध्यान रखना है ना। M3 में क्या आएगा, M1 प्लस NTD, यानी M1 हो गया ये नैरो मनी, प्लस NTD हो गया नेट टाइम डिपॉजिट्स, ठीक है। नेट यानी निवल, सावधि, जमा, ठीक है। तो डिमांड डिपॉजिट सबसे पहले M1 में आ गई। वहां पे अपने समय जो सावधि जमा होती है ना, दो तरह की मांग होती है, दो तरह की डिपॉजिट होती है, सावधि और मांग, डिमांड और टाइम। डिमांड को तो अपन ने M1 में ले लिया, क्योंकि सबसे आसान होता है इसको कैश में कन्वर्ट करना, लेकिन टाइम को साथ में ले लोगे तो फिर ये ब्रॉड मनी बन जाएगी। टाइम डिपॉजिट जैसे ही साथ में आया, ये ब्रॉड मनी बन गई। ये टाइम डिपॉजिट ध्यान रखना, ये भी बैंक वाली है ना। ऐसी वैसे FD बचत खाता ये सब है ना, डाकघर में भी होते हैं, बैंक में भी होती है। तो M1 M2 M3 में ये सब बैंक और डाकघर का ही फर्क है, ये ध्यान रखना। तो ये हो गई बैंकों वाली, है ना, बैंक की, बैंक के पास या बैंक की वही है, ठीक है। तो ये बैंकों में जो होगी, तो उसको बोलेंगे M3, यानी M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट, निवल सावधि जमा, है ना, मांग बोल रहा हूँ, जमा, ये ध्यान रखना। तो इसमें क्या हो जाएगा, देखो M1 खुद तो क्या है, एक तो हो गई नैरो मनी। अब M1 टाइम ये सब थोड़ी आएगा, सीधा आ जाएगा व्यापक मुद्रा क्या होता है, संकीर्ण मुद्रा प्लस सावधि जमा। समझ में नहीं आएगा उधर, ऐसा कैसे हो गया, ध्यान रखना पूरा खोल के। जैसे M1 खुद क्या हो गया, तो संकीर्ण मुद्रा खुद है नैरो मनी, समझे।
तो ब्रॉड मनी इज इक्वल टू नैरो मनी प्लस नेट टाइम डिपॉजिट। तो ये नैरो मनी होगी संकीर्ण मुद्रा प्लस समय सावधि मांग समय मांग जो भी है ना वो उसमें ऐड कर दोगे दी हो जाएगी। ये सारी M1 और M3 ये दोनों बैंक्स की है। M2 और M4 इसमें बैंक्स तो है ही है, साथ में आपको डाकघर बचत को भी ऐड करना है। डाकघर के जो अकाउंट्स है उनको भी ऐड कर दो तो फिर M2 और M4 आ जाएगा। M2 में सिर्फ बचत ऐड करनी है तो डाकघर की तब आ जाएगा, और M4 में क्या करोगे, बचत तो ऊपर M2 में ऐड कर ही ली है, इसके साथ में वो जो समय समय जमा भी तो होती है डाकघर में भी, तो FD वगैरह डाकघर में भी होती है, तो वो वाली सारी ऐड कर दो। ये हो गई फोर्थ M4। M4 हो गई M3 प्लस डाकघर में कुल जमाएं, कुल जमाएं लिख दिया सीधा ही है ना। M3 में क्या हो गई, ये हो गई, इसमें डाकघर की तो बिल्कुल नहीं है ना, नैरो मनी आ गई, और जो बचत जो समय समय जमा है ना, समय जमा है ना, इसको सावधि जमा कर दो, सावधि। आपको ध्यान रहेगा, शॉर्ट में लिखा हुआ ध्यान नहीं रहता ना, सावधि जमा। तो सावधि जमा प्लस M1 ये दोनों बैंक की ही तो थी, तो M3 प्लस डाकघर की कुल जमाएं, यानी M4 को अगर और आपको दूसरे नाम से देखना होगा ना तो M4 को आप क्या बोलोगे, व्यापक मुद्रा है, ठीक है, प्लस उसमें कुल डाक घर जमा, ये ध्यान रखना। M4 में व्यापक मुद्रा हो गई M3 और कुल डाकघर की जमाएं आ जाएगी साथ में, तो हो जाएगा M4। और ये ध्यान रखना यहाँ पे जो राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र होता है ना, नेशनल सेविंग डिपॉजिट होता है ना, सेविंग सर्टिफिकेट, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट मिलता है डाकघर में जमा होती है, तो डाकघर में वो वाली जमा इधर नहीं आएगी, इसमें ऐड नहीं होगी, ध्यान रख लेना सिर्फ ये। तो जो ऐड नहीं होगी, देखो एक्सेप्शन हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, एक्सेप्शन एक्सेप्शन मतलब अपवाद, कि डाकघर की कुल जमायत आएगी लेकिन राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र को आपको यहाँ पे ऐड नहीं करना है, उसको छोड़ना है। तो क्वेश्चन वहीं से तो बनता है ना। IBC में क्वेश्चन आता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में कि सारे के सारे जो भी नगर है वो दो हिस्सों में डिवाइड थे, है ना, अपर और लोअर, और एक नगर 3 हिस्सों में डिवाइड था, तो क्वेश्चन वहीं से तो आएगा बस। तो M4 हो गई मेन, ये है। M3 क्या है, नैरो मनी, और M1 है नैरो मनी, और M3 है ब्रॉड मनी, संकीर्ण मुद्रा व्यापक मुद्रा, ये सब ये दो ही ध्यान रखनी है मुख्यतः, तो ये भूलना मत। ये दोनों में देखो M1 M3 में बैंक है, सिर्फ डाकघर का नाम ही नहीं है, और M2 M4 में डाकघर का नाम आ जाएगा, तो याद आ जाएगी सीधी सीधी, ठीक है। तो ये हो गई अपने मुद्रा के बारे में, मेजर्स ऑफ मनी। M1 MPC के बारे में देख लिया, M1 M0 M2 M4 ये व्यापक मुद्रा, उसके बारे में देख लिया, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा बहुत ही जल्द, ओके, तो मिलते हैं। थैंक यू। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।